Hello students, I'm Divya from CDs Education. Today I'm going to conduct the discussion for the sample question paper section D, and the sample question paper belongs to the session that is 2020 to 21. What I'm going to do is we will be discussing all the questions which are there in the section D. So let's start with this sample question paper discussion video. So the question is, match the following pH value 1, 7, 10, 13 to the solutions given below. Milk of magnesia, gastric juices, brine, aqueous sodium hydroxide. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हमें कुछ पीएच वैल्यूज दी हुई हैं हमें, और हमें पूछा गया है कि जो पीएच वैल्यूज हैं वो इन फॉलोइंग सब्सटेंसेस की क्या होती है और हमें इनको मैच करना है गिवन वैल्यूज के साथ. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशिया क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू देखते हैं सो इट इज अराउंड 10. गैस्ट्रिक जूसेस में आपको पता है क्या क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, राइट, रेनिन होता है. तो गैस्ट्रिक जूसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl इट इज एसिडिक इन नेचर. तो इसका जो पीएच रहता है दैट इज अराउंड 1. एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्राइन का जो पीएच वैल्यू है इट इज 7. एंड फॉर aqueous sodium hydroxide is that means NaOH. The pH for it is 13. राइट, तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं. Next question is, Amit and Rita decided to bake a cake and added baking soda to the cake batter. Explain with a balanced reaction the role of baking soda. Mention any other use of baking soda. और ऑप्शन में हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज 4 samples A, B, C and D change the color of pH paper or solution to green, reddish pink, blue and orange. Their pH was recorded as 7, 2, 10.5 and 6 respectively. Which of the samples has the highest amount of hydrogen ion concentration? Arrange the 4 samples in the decreasing order of their pH. Second part is, Rahul found that the plaster of Paris, which is stored in a container, has become very hard and lost its binding nature. What is the reason for this? And also write a chemical equation to represent the reaction taking place. And the third part is, give any one use of plaster of Paris other than for plastering or smoothing of walls. So let's start with this first question. So पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अमित एंड रीटा ने एक केक को बेक करने का डिसीजन लिया. एंड व्हाट दे डिड, दे एडेड बेकिंग सोडा टू द केक. अब बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, बेकिंग सोडा इज दैट इज NaHCO3, राइट, दिस इज बेकिंग सोडा. और इसमें बोला है कि हमने बेकिंग सोडा केक के बैटर में डाला. तो जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा अकेला ऐड नहीं करते. व्हाट वी डू इज वी ऐड बेकिंग पाउडर, एंड बेकिंग पाउडर contains baking soda, one of the constituent, and the other ingredient present in baking powder is the tartaric acid. ठीक है, तो बेकिंग पाउडर को डाला गया केक के बैटर के अंदर, और हमें बताना है एक बैलेंस रिएक्शन देके कि बेकिंग सोडा का रोल इसके अंदर क्या था, और बेकिंग सोडा का एक और यूज हमें बताना है. अब देखिए, जैसे केक का बैटर ले लिया, राइट, केक का बैटर ले लिया, बैटर के अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया. अब क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो बेकिंग पाउडर के अंदर जो बेकिंग सोडा है दैट इज NaHCO3, हीट करने से इट विल ब्रेक इनटू Na2CO3, H2O एंड CO2. CO2 बीइंग गैस, इट राइजेस अप. जैसे ये यहाँ से राइज होगी ये केक को फ्लफी कर देगी, इट विल मेक द केक फ्लफी, राइट. बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट जो केक का टेस्ट होगा वो क्या होगा, बिटर. तो टार्ट्रिक एसिड आपको पता है इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. तो टार्ट्रिक एसिड इस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम टार्ट्रेट,
in order to neutralize the bitterness caused due to sodium carbonate, right? और bitterness खत्म हो जाएगी और केक का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो रिस्टोर्ड हो जाएगा, right? So this is how the baking soda or you can say baking powder plays a role when it is added to the batter of the cake. अब इसमें हमें एक और क्वेश्चन दिया है कि मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा का एक और यूज होता है, दैट इज इट इज यूज्ड एज एंटासिड. It is used as antacid in medicines. Antacid is a substance which helps in reducing the acidity of the stomach. और एक और यूज होता है, that is the baking soda is used in the soda acid type fire extinguishers, right? तो ये इसके दो यूज हैं, अदर देन ये इसके दो यूजेस हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम बेकिंग. सो समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ऑप्शन में है, दैट इज 4 सैंपल्स A, B, C and D change the color of pH paper or solution to green, reddish, pink, blue and orange. और इनके pH हमारे पास दिए हुए हैं. एक pH है, पहले हम सब्सटेंसेस का नाम लिख लेते हैं, A, B, C, D, और pH दिए गए हैं 7 to 10.5 और एक 6. हमें बताना है कि इनमें से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके अंदर है. अब देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है. और एसिडिक कौन होता है? जिसका पीएच जितना लो होता है. अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें जो सबसे लोएस्ट पीएच है वो बी का है. सो दैट मीन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी के अंदर है. अब हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि हमें इन चारों सैंपल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच में अरेंज करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा जिसका पीएच है वो, और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग उसमें, और विल बी डूइंग अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, सो दैट मीन्स सबसे ज्यादा पीएच किसका है? 10.5 का. 10.5 से कम किसका है पीएच? 7 का. देन उसके बाद आपके पास 6 वाला सैंपल और फिर 2 वाला. तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास पीएच का वो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे. गॉट इट? तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है? 10.5 का, उसके बाद 7, देन 6 एंड देन वी हैव 2. और अकॉर्डिंगली आपको पता है ये वैल्यूज ABCD को बिलोंग करती हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो. 7 है आपके पास A, 6 है हमारे पास D और 2 है हमारे पास B. सो दिस कैन बी द ऑर्डर. अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है, राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज स्टोर्ड इन अ कंटेनर बिकम्स वेरी हार्ड. प्लास्टर ऑफ पेरिस राहुल ने जब कंटेनर के अंदर स्टोर किया तो वो हार्ड हो गया और उसकी बाइंडिंग नेचर खत्म हो गई. तो व्हाट इज द रीजन फॉर इट? और हमें उसका केमिकल इक्वेशन भी देना है. तो रीजन क्या था? जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दैट इज CaSO4.12H2O. जब हमने उसको कंटेनर के अंदर स्टोर किया, इट कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स द जिप्सम. क्या बना दिया इसने? एक हार्ड सब्सटेंस बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज जिप्सम. और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम एक बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहें यहाँ पे, तो CaSO4.12H2O हमारे पास POP हो गया, वाटर के साथ कंबाइन किया यहाँ और क्या बन गया? CaSO4.2H2O. ठीक है, यहाँ पे हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं सो दैट ये बैलेंस हो जाए. तो ये हमारे पास आ गया जिप्सम और ये हमारे पास इनिशियली था POP. थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है, गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हमें और भी यूजेस पता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव आइटम्स. डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाने में, कुछ स्टैचूज इस टाइप के जो डेकोरेट करने के लिए आप शो पीसेस यूज करते हो, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन सकते हैं. सो आई थिंक यू गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, trace the changes that take place in a flower from gamete formation to fruit formation. कि फ्लावर के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं जब उसमें गेमीट बन जाते हैं तब से लेकर फ्रूट फॉर्मेशन तक. हमें पता है कि जो फ्लावर होता है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से होता है. ये हमारे पास होता है स्टॉक, दैट इज पेडिसल. लिख लेते हैं यहाँ, दिस इज पेडिसल. This bulging portion is thalamus. इस पे green leaf like structures होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं? Sepals. Then we have brightly colored petals. और इसमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरीके का होता है, राइट? इसको हम अलग से भी बना लेते हैं.
तो हमारे पास क्या होता है, ओवरी, देन वी हैव स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, और इसके अंदर होता है प्लेसेंटा, और इसके साथ ओव्यूल्स अटैच होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके पास ये होता है। अगर इसको हम अलग से ड्रॉ करें तो दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर लोब विच इनक्लोजेस दी पोलन ग्रेन्स। इसी तरीके से होता है मेल। सो ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स हो गए मेल गैमीट, और यहाँ पे जो हमारे पास ये हैं ओव्यूल्स, दीज आर फीमेल गैमीट्स। अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल वॉल होती है। अंदर वाली वॉल को हम इंटाइन और बाहर वाली वॉल हॉर्नी होती है, इसको हम एक्साइन बुलाते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और हमारे पास एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमीट होते हैं। लिख लेते हैं, इसके अंदर होता है एक ट्यूब सेल और 2 होते हैं मेल गैमीट्स। और अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल के अंदर ऐसे एम्ब्रियो सैक होता है, 3 सेल्स इस साइड होते हैं, बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई होता है और 3 सेल्स यहाँ होते हैं। इसको हम एग सेल, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई और इन ऊपर वालों को हम एंटीपोडल सेल्स बुलाते हैं। इसके ऊपर इस तरीके की इंटेग्यूमेंट होती है, न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट, और इस ओपनिंग को हम बुलाते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो क्या होता है जब पोलन ग्रेन पूरा मेच्योर हो जाता है, मेच्योर कब होता है, जब उसमें एक ट्यूब सेल और 2 मेल गैमीट होता है, तो थ्रू एनी एजेंसी वो हमारे जो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है एम्ब्रियो सैक है हमारे पास इस तरीके से, जैसे मैंने ये बनाया था इस तरीके से ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद तो मतलब यहाँ पे इवेंट कौन सी हुई, एक तो ये पहले मेच्योर हुए, मेच्योर होने के बाद क्या हुआ, पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर थ्रू एनी एजेंसी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसने कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जो कि स्टिग्मा पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जिससे इसकी एक्साइन रप्चर हो गई, टूट गई, और इंटाइन प्रोट्यूड कर गई, और क्या बना, उससे बनी पोलन ट्यूब। ठीक है, उसके बाद ये पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रो करती रहती है एंड फाइनली इट एंटर्स वन डे इनटू द एम्ब्रियो सैक। और जब एंटर होती है तो जो भी इसके अंदर होता है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज कर देती है। अब होता क्या है उसमें, एक ट्यूब सेल, राइट, और हमने पढ़ा था कि 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इसमें सिक्रीट करती है तो एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होकर, ये जो एग सेल था हमारे पास इसके साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। दिस एक्ट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज सिनगैमी। अगर ये जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तब जो दूसरा मेल गैमीट होता है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, ये हमारे पास है बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूज करके ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये जाइगोट से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेके इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। और हमें पता है कि सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो सीड क्या बनाएगा, सीडलिंग, और फाइनली इससे एक मेच्योर प्लांट बन जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को, ये जो एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, इसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स ने इकट्ठा फ्यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे 2 आप देख रहे हो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बुलाते हैं। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच द फ्लावर अंडरगो फ्रॉम द गैमीट फॉर्मेशन टू द फ्रूट फॉर्मेशन। सो आई थिंक यू गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्किट दिया है और हमारे पास A, B, C एंड D 4 लैंप्स दिख रहे हैं आपको, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। और इन चारों लैंप्स में से कितना करंट जा रहा है वो भी हमें दिया गया है। D में से 3 एम्पियर, C में से 5 एम्पियर, B में से 4 एम्पियर और A में से 3 एम्पियर करंट जा रहा है। अब हमें बताना है इस सर्किट को एनालाइज करने के बाद कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड, सीरीज या पैरेलल। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनमें सब में अलग अलग करंट जा रहा है, सो दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्प्स। पैरेलल के अंदर जब भी हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं, कुछ एपिलेंसेस को कनेक्ट करते हैं, तो उसका एडवांटेज रहता है। पहला एडवांटेज, इन सब का जो जितने भी एपिलेंसेस हैं, इनका एक सेपरेट स्विच रहता है, राइट? तो उनको ऑन ऑफ आप सेपरेटली कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि इनमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। सो दे वर्क एट सेम पोटेंशियल, दे वर्क एट सेम पोटेंशियल। सो दीज आर द टू बेनिफिट्स आप कह सकते हो कि अगर हम पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सब में करंट अलग सप्लाई हो रहा है, तो अगर एक का फ्यूज उड़ जाता है एक एपिलेंस का, तो दूसरे एपिलेंसेस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दे हैव सेपरेट स्विचेस, दे वर्क ऑन द सेम वोल्टेज क्योंकि पोटेंशियल सेम है। और अगर कोई एपिलेंस आपका खराब हो जाता है तो उससे जो दूसरे एपिलेंसेस है वो अफेक्ट नहीं होते। Now the third part is explain with proper calculation which lamp glows the brightest. सबसे ब्राइट लैम्प कौन सा होगा? अब आपको पता है कि ब्राइट लैम्प वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ब्राइट होगा। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे V और I हमें दे रखा है। तो अगर मैं A लैम्प की बात करूं तो A लैम्प के लिए V हमारे पास है 60 और I हमें दिया है 3 एम्पियर। तो इसका मतलब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और R कैसे निकालेंगे हम? V बाय I करके। तो दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 20 ओम्स। B का देख लेते हैं। B के लिए जब हम करेंगे इट विल बी अगेन V बाय I। तो V हमारे पास है 60 और ये हमारे पास है 4। इसको कट कर लेते हैं तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 15 ओम्स। C के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो C के लिए हम फाइंड करेंगे तो V तो सेम ही रहेगा 60 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हम अगर इससे कट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 12 ओम्स। और D के लिए अगर हम देखें तो D के लिए भी हम इसको इसी तरीके से करेंगे 60 बाय 3। ठीक है, तो इसको भी अगर हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 20 ओम्स। तो इनमें से ब्राइटेस्ट वो होगा जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होगी। तो इनमें से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? ए और डी की। 20 ओम रेजिस्टेंस है इनकी, इसलिए सबसे ब्राइट कौन होंगे आपके पास? ए और डी। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हम ये सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुकी है। ए की रेजिस्टेंस है हमारे पास 20, बी की रेजिस्टेंस है हमारे पास 15, सी की रेजिस्टेंस है 12 और डी की रेजिस्टेंस है 20। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें पैरेलल के कॉम्बिनेशन का यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दैट इज 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1, दैट इज 1 बाय 20, 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 20। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज 6, दिस इज 10, फिर 2 से कर लेते हैं हम, देन अगेन 5। अब 5 से अगर हम कर रहे हैं इसको तो हमारे पास एलसीएम आएगा इसका 15 to 30 and 2 60। तो 60 हमारे पास आ गया एलसीएम। सो इट कम्स आउट टू बी 3। हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं अगर तो 1 सेकेंड, तो 4 प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 3। सो टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 बाय 60, जिसको हम लिख सकते हैं 60 बाय 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे सर्किट में 4 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQ is a current carrying conductor in the plane of paper as shown in the given figure। ये हमारे पास फिगर है, हमें बताना है find the direction of the magnetic field produced by it at point R and S। तो R और S पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि R1 इज ग्रेटर देन R2
Where will be the strength of magnetic field be larger and give reasons. तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, दे एग्जिस्ट एज कंसेंट्रिक सर्कल। अब आर पॉइंट ऊपर है और एस पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे तो जब करंट ऊपर जाता है तो डायरेक्शन क्या रहती है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक लाइंस की, और जब करंट नीचे आता है डाउनवर्ड फ्लो करता है तो डायरेक्शन क्या रहती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारी ये जो डायरेक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी, आपके पास जो ये आर पॉइंट है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और जो एस पॉइंट है वहां पे क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। इसको आप बना भी सकते हो ऐसे। सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन लेट्स से एट पॉइंट आर, और एस पे भी इसी तरीके से हम बता सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी। तो जितना दूर हम वायर से जाते हैं, सोर्स ऑफ करंट से दूर जाते हैं, उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। अब यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, ऑब्वियसली आर डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लार्जर है एस पॉइंट पे, बिकॉज दिस पॉइंट इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ द करंट दैट इज द स्ट्रेट कंडक्टर, एंड आर इज फार फ्रॉम दिस source of current that is from the straight conductor. इसी का थर्ड पार्ट है, if the polarity of the battery connected to the wire is reversed, how would the direction of magnetic field be changed? मैंने आपको बताया कि जब करंट ऊपर जाता है तो हमारे पास डायरेक्शन क्या रहती है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट नीचे आता है तो डायरेक्शन क्या रहती है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो आपको दिया गया था करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया गया था, तो यहाँ पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज इनिशियली, लेकिन अगर पोलैरिटी बदल देंगे तो अब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन बदल जाएगा एंड इट विल बी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पार्ट इज explain the rule that is used to find the direction of magnetic field for a straight current carrying conductor. तो यहाँ पे जो रूल है जो हम यूज करते हैं दैट इज राइट हैंड थंब रूल। The rule uses right hand, you need to write hand also, right hand thumb rule, and according to it is, if you like hold the conductor in such a way that thumb points in the upward direction and this is the direction in which the finger curls, so the direction of thumb points in the direction of current and the direction in which the finger curls give the direction of magnetic field lines, right? तो इस तरीके से इस रूल से हम कुछ भी डायरेक्शन फाइंड करना होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड of this discussion. Thank you for watching this video. If you liked it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for updates on next upload. So me, Divya, signing off. We'll meet in the next video with new concept.